हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 22 अक्टूबर 2020 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज से कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल है आपके लिए ऑन अ लार्जर स्टेज। इसमें जो पंजाब की जो असेंबली है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो पारित करवाए गए 3 बिल्स थे, फार्म बिल्स, ठीक है, उन तीनों बिलों को नलीफाई करने के लिए नए बिल्स इन्होंने पारित किए गए हैं। तो उनके क्या तो उनमें प्रोविजंस हैं और क्या पंजाब गवर्नमेंट करना चाह रही है। तो यहाँ पर पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स निकल के आ रही है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ये है क्वेड ग्रुप से रिलेटेड। क्वेड ग्रुप के बारे में ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। मालाबार एक्सरसाइज हो गई क्वेड में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया एंड जापान, ये 4 कंट्रीज़ हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि क्वेड प्लस में कौन से और कंट्रीज़ ऐड हो जाएंगे, ठीक है, आप वो मुझे बताओगे। तो क्वेड से रिलेटेड और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो अपन जानने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। ये वाला आर्टिकल बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, रीज़न बीइंग कि ये फार्म बिल से रिलेटेड ही है, तो ये दोनों एसोसिएटेड एक दूसरे से हैं। बट इसमें पुराने बिलों के बारे में बताया जा रहा है कि राइटर ये बोल रहे हैं अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। इसका मतलब क्या है कि 3 बिल्स जो पार्लियामेंट ने पास किए, उन तीनों बिलों में कुछ ऐसी कमियां थी, ऐसे प्रोविजंस थे जिनकी वजह से पंजाब असेंबली को कहीं ना कहीं कंपेल किया गया है। नए जो यहाँ पर 3 बिल्स लेकर के आई है पंजाब असेंबली, जो पार्लियामेंट ने पारित किए, उन बिलों को नलीफाई करने के लिए। तो प्रोविज़न एग्जैक्टली वही है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो पार्लियामेंट ने बिल पारित किए उनमें कमियां क्या थी, ठीक है। तो एक बार आप देख लेना, रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला आर्टिकल है अबाउट अ हीरो। मुथैया मुरलीधरन पे एक मूवी बन रही है साउथ में 800 नाम से, तमिलनाडु की तमिल रीजन में। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री क्रिटिसाइज़ कर रही है इस मूवी के प्रोविजंस को कि भाई तमिल रीजन में आप मूवी बना रहे हो मुथैया मुरलीधरन, और मुथैया मुरलीधरन खुद क्या है, एक तमिल माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाले पर्सनैलिटी हैं श्रीलंका के, ठीक है। अब तमिल माइनॉरिटी में भी 3 सेक्शंस आप देख सकते हो, एक तो ईस्टर्न नॉर्दर्न तमिल्स हो गए, एक वेस्टर्न तमिल्स हो गए, और एक श्रीलंका का आप मैप देखोगे तो इस तरीके से मैप बनता है। तो यहाँ नॉर्दर्न तमिल जो हैं, ये तमिल वो हैं जिनको अंग्रेज टी प्लांटेशन के लिए इंडिया से लेकर के गए थे, मतलब इंडेंचर्ड लेबर, ठीक है। अब इंडेंचर्ड लेबर्स में से आप देखोगे तो उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ बहुत होती रहती है, और इसी का कॉन्सिक्वेंस निकल के आता है लिट्टे। अब आपको पता है लिट्टे का राइज और लिट्टे का जो पूरा का पूरा कोर्स है वो आप एग्जैक्टली मैच करा सकते हो उधर मुथैया मुरलीधरन के करियर से, ठीक है। मुथैया मुरलीधरन ने वैसे भी ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया है, जिनमें से एक प्रॉब्लम ऑन फील्ड तो क्या है कि वो बॉलिंग करते थे तब चकिंग की बॉल, चक बॉल करते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट हुए, पर वो बात अलग है कि वो हमेशा पास हुए और 800 टेस्ट विकेट्स उन्होंने अचीव किए। तो बेसिकली उनकी जो बायोग्राफी है उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, आप एक बार देख लेना, ठीक है। और ये वाला आर्टिकल है, इसमें क्वाइट प्लीज़ अभी म्यूट बटन का प्रोविज़न किया जा रहा है। इधर डोनाल्ड ट्रंप है, इधर जो बाइडन है, तो इनके पास में एक सेंट्रल न्यूट्रलाइज्ड एक कोई जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया वहाँ का, वहाँ पर एक एंटाइटी बैठेगी, वो फिर डिसाइड करेगी कि किसका कितना टाइम है। अब जैसे जो बाइडन बोल रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के माइक का म्यूट बटन ऑन रहेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलेंगे तो पब्लिक नहीं सुनेगी। इधर जो बाइडन बोलना शुरू करेंगे, इसी तरीके से स्विच करता रहेगा। तो म्यूट बटन से क्या होगा कि भाई आप डिसरप्ट मत करो, इंटरप्शन मत करो जब आपका अपोजिशन पार्टी वाला कोई बोलता है। बट यहाँ पर इश्यू क्या निकल के आता है कि भाई पार्शियलिटी है। डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं, बोले कि ये म्यूट बटन वाला जो है ना पॉइंट, ये एक बायस्ड है, मुझे कम टाइम मिलता है, जो बाइडन को ज़्यादा टाइम मिलता है, मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता, ये सारी चीज़ें। तो आपसे कभी इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ बात करें तो म्यूट बटन का प्रोविज़न दे सकते हो कि म्यूट बटन हमारे यहाँ पर भी दे सकते हो, पर हमारे यहाँ तो डिबेट इतने ज़्यादा होते नहीं है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, बट आपको ये चीज़ बतानी थी, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो आर्टिकल को। नेक्स्ट आइडिया पेज पे देखें तो ये वाला आर्टिकल है बॉलीवुड से रिलेटेड, बिल्कुल काम का आर्टिकल नहीं है। ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है कि फ्रेटर्निटी क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पिलर है, ठीक है। क्या पूरा एक कोर्स रहा है, कहाँ से शुरुआत होती है, कौन कौन से पॉइंट्स पे फ्रेटर्निटी, फंडामेंटल राइट्स, इनकी बात होनी शुरू होती है। और आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में भी ये है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक अपसोल को देखोगे तो वहाँ पर फ्रेटर्निटी बार बार आपको दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं भाईचारे की भावना तो होनी ही चाहिए। देखेंगे इस आर्टिकल को। सॉफ्टवेयर फॉर जस्टिस, नो सॉफ्टवेयर फॉर जस्टिस, ये आर्टिकल भी देखेंगे कि अभी किस तरीके से वर्चुअल कोर्ट्स का प्रेवलेंस देखा जा रहा है केसेस को
एक तरीके से ख़त्म करने के लिए जल्दी से जल्दी। तो इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं वो जानने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है ऑन अ लार्जर स्टेज। पंजाब असेंबली ने 3 नए बिल पारित किए हैं और वो भी पॉइंट क्या है कि सेंटर ने जो रिसेंटली एनेक्ट किए हैं जो एग्रीकल्चर रिलेटेड रिफॉर्म लॉज, उनको एक तरीके से नलीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप ज़्यादा देखोगे तो दिखेगा पॉलिटिकल पॉइंट। इसकी बजाय आप अगर डिटेल में आप स्टडी करो इन बिल्स को तो आपको पता पड़ेगा कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। देखो इसमें किया क्या गया है, एक तो प्रोविज़न है कि अगर कोई भी एमएसपी जितनी इन नए बिलों में पारित कर दिया है पंजाब असेंबली ने, ठीक है, अब ये एक्ट तो तब बनेंगे जब इनको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाएगी। अब प्रेसिडेंट की एसेंट की प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि आपने देखा पार्लियामेंट ऑलरेडी लॉ बना चुकी है। अब पार्लियामेंट के लॉ को ओवरकम करके आप लेजिस्लेचर जो है, स्टेट लेजिस्लेचर, वो नया बिल लेकर के आ रही है, नए कानून लेकर आ रही है सेम मैटर पे। तो पार्लियामेंट तो सुप्रीम है ना हमारे यहाँ पे, पार्लियामेंट तो सबसे बड़ी एक वो है हमारे फॉरम। तो उसके लॉज को अगर ओवरकम करना है या साइड करना है तो लेजिस्लेचर जो पारित कर रही है बिल, उनको प्रेसिडेंट की एसेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो प्रेसिडेंट जब तक इन बिल्स को एसेंट नहीं देंगे तब तक ये बिल ही रह जाएंगे, एक्ट नहीं बनेंगे। वो आगे टाइम बताएगा। बट आप देखो ये जो नए बिल पंजाब असेंबली ने पारित किए हैं इनके प्रोविजन, पहला इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 3 years एंड फाइन। अगर एमएसपी जितना इन बिल्स के अंदर डिक्लेयर की गई है, अब एमएसपी को वहाँ पर क्या डिमांड आ रही थी पंजाब की तरफ से कि भाई इनको लीगल बैकिंग दो। तो वो लीगल बैकिंग देने के लिए इन तीनों कानूनों में एक कानून ऐसा है जिसमें एमएसपी को लीगैलिटी दे दी। तो अगर एमएसपी के नीचे कोई भी खरीदारी करता है तो उसको या तो 3 साल की जेल होगी और साथ में फ़ाइन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना एक तरीके से हार्श ये लॉ आया है। तो इसमें आप देखोगे फोकस किस पे किया गया, वीट एंड पैडी पे। जबकि पंजाब में तो भाई मेज़ की भी प्रोडक्शन होती है, कॉटन की प्रोडक्शन भी होती है, जो कि एमएसपी से बहुत कम प्राइस पे बिकते हैं, उन पर तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा आप देखोगे वीट और राइस की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो सबसे बड़ी प्रोक्योरिंग एजेंसी है। पंजाब से लगभग 95% वीट एंड पैडी की वीट प्रोक्योरमेंट की बात करें तो 95% तो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है। इसी तरीके से नॉन बासमती पैडी, क्योंकि बासमती होती है अच्छी क्वालिटी का हो तो वो तो प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ रखा है, उसमें तो बात ही नहीं है। जबकि 99.5% नॉन बासमती जो राइस होते हैं या पैडी होता है उसको गवर्नमेंट एजेंसी, तो गवर्नमेंट मेन प्रोक्योरिंग एजेंसी है। तो आप यहाँ पे पनिश किसको करना चाह रहे हो जी, क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। रही सही में आप देखोगे दूसरे आप प्रोविजंस की देखें तो वहाँ पर प्रोटेक्शन ज़्यादा मिल नहीं रहा है। अब आपने यहाँ पर प्रोविज़न जो किया है वो ये है कि एमएसपी आपने एक परचेजिंग के लिए फ़िक्स कर दिया। तो पंजाब गवर्नमेंट के बिल जो हैं ये क्लेम कर रहे हैं कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं फार्मर्स को कि उनका हरासमेंट ना हो ट्रेडर्स और कॉरपोरेट हाउस होल्ड्स के द्वारा। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि प्राइवेट प्लेयर्स तो हार्डली कोई सोर्स है जहाँ पर वीट और नॉन बासमती पैडी वहाँ पर खरीदी जा रही हो। तो इस चक्कर से आप देख सकते हो कि सबसे बड़ी तो इशू यही आ रहा है कि आप एमएसपी भी फिक्स कर रहे हो तो वीट एंड पैडी की कर रहे हो, जिस पर मेन तो प्रोक्योरिंग एजेंसी गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट तो वैसे ही एमएसपी पे प्रोक्योर करती है, तो आप किसको पनिश करना चाह रहे हो, वेग ना ये चीज़। दूसरा आप बात करोगे कि हाँ ये बात ठीक है कि अगर मंडियों से बाहर की तरफ अगर कुछ बिकता है तो फिर मार्केट फ़ीस या फिर कोई भी लेवीज आप अप्लाई करते हो तो उसकी वजह से रेवेन्यू नहीं आता, वो एक पॉइंट बनता है। ठीक है, आपने जो ये थ्रेट लगा दिया कि जेल का सेंटेंस हो जाएगा या फिर फाइन लगा दिया जाएगा, तो आप ये बताओ 100% मार्केट तो गवर्नमेंट ऑक्यूपाई कर रही है, आप किसको क्या पनिश करोगे, ये सबसे बड़ी बात है। अब बात करें ये बिल्स जो हैं इन्होंने क्या प्रोविज़न किए हैं एमएसपी के बेसिस पे। अब आप देखो मेज़ की बात करें, पंजाब में मेज़ का पर क्विंटल भाव चल रहा है 800 से 1200 रुपये। ठीक है, और करंट मार्केट प्राइस आप देखो तो वो देखोगे 1850। तो आप देखो कितना कम प्राइस पे ये बिक रहे हैं और एमएसपी जबकि 1850 डिक्लेयर की हुई है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं है। ऐसे ही कपास की बात करो, कपास का मतलब होती है रो अनगिन्ड कॉटन, मतलब डायरेक्ट ही जो कॉटन प्लांट होता है उससे जो निकाल लिया जाता है वाइट वाला पोर्शन पूरा, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं कपास। तो कपास की अगर ट्रेडिंग की बात करो तो पर क्विंटल कपास 5100 से 5200 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से जा रहा है, जबकि एमएसपी कितनी है 5725, इसको भी एड्रेस नहीं किया आपने। तो पंजाब में
दोनों तरफ आप देखो, आज के टाइम पे आप देखो तो लगभग दोनों क्रॉप्स के अंडर में 7.43 लाख हेक्टेयर ज़मीन आती है। और इसके अलावा आप देखोगे बासमती पैडी जो है, जिसको आपने कवर ही नहीं किया, क्योंकि ऊपर कवरेज किसका है, नॉन बासमती और वीट। अब आप बात करो इनके अलावा जो क्रॉपिंग होती है उनकी कवरेज ही नहीं, उनको कोई सुध ही नहीं ली जा रही है कि 660 लाख हेक्टेयर ज़मीन पे बासमती पैडी का वो होता है, क्रॉपिंग होता है। तो उससे आप देखो, आप इनकी तो एमएसपी सपोर्ट प्रोविज़न कर ही नहीं रहे हो जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एमएसपी प्रोविज़न कहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रही है। इसका मतलब तो यही हो गया कि केवल पॉलिटिक्स है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाह रही, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर लगाम खींचनी, तो वो भी तब होगी ना जब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को एड करेंगे कि हाँ भाई पंजाब असेंबली ने जो पारित बिल किए उन पे आप साइन कर दो। तो जब तक साइन नहीं करेंगे, आप उन्हीं के अगेंस्ट जा रहे हो और उन्हीं पे आप लगाम खींच रहे हो और उन्हीं से आप परमिशन लोगे, तो भाई ऐसा तो कैसे हो सकता है, मुश्किल हो जाएगा ये चीज़। तो यहाँ पर केवल पॉपुलिज्म है, केवल किसानों को राज़ी करने का एक स्कोप दिखाई दे रहा है। दूसरा आप देखोगे, मंडी फ़ी की बात करो, वहाँ पर आपने प्रोहिबिटिव मैनर के अंदर कोई ऐसा कुछ नहीं किया कि हाँ मंडी फ़ी ज़्यादा नहीं लगेगी या फिर वीट और पैडी को नॉर्मल प्राइसेस पे वहाँ पे बिकने देंगे। आपने तो उल्टा मंडी फ़ी और इनको एक्सक्लूड करके केवल सेंटर को टारगेट किया है इन बिल्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट यह आ जाता है कि बायर्स को ओवरवेलमिंगली देखें तो प्राइवेट मिलर, गिनर या ट्रेडर्स हैं, इनका तो कोई रोल ही नहीं आता यहाँ पे। ये तो उन रीजन्स में है जहाँ पर एमएसपी पर ध्यान ही नहीं दिया इन बिल्स ने। गवर्नमेंट को पता है इस बारे में कि प्राइवेट ट्रेड को अगर थोड़ा बहुत भी नाराज़ कर दिया तो फिर वो इन कमोडिटीज़ की प्रोक्योरमेंट को रोक देगी, और जो इफ़ेक्टिव डिस्पोजल होता है ना सारी मनी का, वो प्रॉपर वे में नहीं होगा। तो प्राइवेट को तो टारगेट किया ही नहीं, केवल टारगेट कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसी तरीके से आप देखोगे जो इंडिया, थ्रू आउट इंडिया अगर हम देखें तो पूरे आज के टाइम पे हर जगह पे फार्मर्स कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों का सामना करता हुआ दिखाई देता है। और बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इनपुट कॉस्ट का ज़्यादा होना। एक जो प्रोडक्शन हो गया उसको बेचना जब चाह रहे हैं तो अनरेम्यूनरेटिव, मतलब ज़्यादा फ़ायदे वाला सौदा नहीं होना। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है, ना कि पॉपुलिज्म की आप पॉलिसी करने लग जाओ कि हाँ बस पानी बह रहा है धड़ाधड़ उसके अंदर आप फिशिंग करो। नहीं, पानी को रोको तो सही, फिर उसके बाद में अपने बोट्स को लेकर के जाओ, राइट। तो इस तरीके से आपको एक तो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करनी चाहिए, दूसरी इनपुट यूज़ एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर मार्केट को स्मूथ बनाने की ज़रूरत है, वहाँ पर आप पावर को लेवरेज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। इसकी बजाय आप मार्केट को एफिशिएंट बनाओ ना। फ्रेगमेंटेड मार्केट है हमारे यहाँ पे, फ्रेगमेंटेड छोटे छोटे खेत हैं, उनको आप एक तरीके से मर्जर कराओ, उनका कंसोलिडेशन करो, तब जा कर के काम होगा। मूवमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मूवमेंट फ्री करो, स्टॉकिंग अलाउ करो, एक्सपोर्टिंग अलाउ करो, प्राइसिंग को रेगुलेट करो, तब जा कर के आप प्रॉपर वे के अंदर फार्मर्स की जो परेशानियां हैं उनको आप टैकल कर पाओगे, ठीक है। सेंटर के जो फार्म एक्ट आए हैं 3, सेंटर ने जो पार्लियामेंट से पारित करवाए, वहाँ पर वो डायरेक्शनली तो करेक्ट है, एटलीस्ट ये तो डायरेक्शनली भी करेक्ट नहीं है। अभी जो पंजाब असेंबली ने पारित किए हैं तो डायरेक्शनली तो करेक्ट है, चाहे वो इमीडिएट रिजल्ट ना दे, बट एक सही दिशा में आगे बढ़ने वाले काम है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रूलिंग पार्टी ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ केवल पॉपुलिज्म के लिए नहीं है, ये फार्मर्स को की वेलफेयर इंश्योर करने के लिए। पंजाब ने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो और अच्छा कर भी सकते हैं, बट उसके लिए ये नहीं केवल कि फूड कॉर्पोरेशन इंडिया है, केवल वो ही एक टारगेट करके रख दो आप कि फूड कॉर्पोरेशन इंडिया कैसे परफॉर्म कर रहा है। भाई और भी सेगमेंट्स हैं, प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, उनको भी तो आप अच्छे से टैकल करो, जिससे कि फार्मर्स की वेलफेयर और उनको जो रिम्यूनरेटिव प्राइसेस मिलनी चाहिए वो मिले उनके प्रोड्यूस के, और इनपुट कॉस्ट भी रिड्यूस हो और फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं द राइज ऑफ द क्वेड। आपको पता है अभी एक सेकेंड, क्वेड ग्रुप में मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई थी, ठीक है, टोक्यो में अक्टूबर 6 को, और उसके बाद में आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया को अब इंक्लूड करने की बात आ गई है मालाबार एक्सरसाइज 2020 में। तो इस तरीके से ग्रुपिंग ज़बरदस्त हो रही है, और ये थ्रेट कहीं ना कहीं चाइना के लिए लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे आप जियो स्ट्रेटेजिकल बात करो या फिर जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप। अब जियो स्ट्रेटेजिक तो आपको आइडिया लग गया, बट जियो इकोनॉमिक कैसे,
वो मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आप इकोनॉमिकली भी ये जो क्वाड ग्रुप के जो कंट्रीज़ हैं ये कंट्रीब्यूट करना शुरू करने वाले हैं, क्योंकि इनके भी दिमाग में सेट हो गया है। जैसे इंडिया ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बाईपास करने की कोशिश की और ये कहा कि भाई ये तो डेट ट्रैप पॉलिसी है, लोगों को फंसाने का काम और कुछ नहीं है दूसरे देशों को। तो इस चीज़ के लिए अब वर्ल्ड के और कंट्रीज़ भी वाकई में अवेयर हो रहे हैं कि इंडिया ने ये चीज़ बहुत अच्छी की। दूसरा, इंडिया जब RCEP से बाहर निकल के आ रहा था तो उस टाइम पर भी शुरुआत में तो बहुत सारे आपने भी आर्टिकल्स देखे होंगे ज़रूर कि RCEP को छोड़ना इंडिया के लिए घातक हो जाएगा, ये तो ओपन ग्लोबलाइजेशन के बिल्कुल अगेंस्ट चला गया। जबकि इंडिया ने क्या कहा कि इंडियन मार्केट में चाइनीज़ प्रोडक्ट की फ्लड आ जाएगी अगर RCEP को इंडिया साइन कर लेता है, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ के थ्रू हमारे यहाँ पर मार्केट में चाइना के प्रोडक्ट आएंगे। जैसे चाइना थाईलैंड भेज देगा, थाईलैंड से हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो थाईलैंड हमारे यहाँ पर चाइनीज़ प्रोडक्ट को भर देगा। तो उससे क्या हो जाएगा, वो तो प्रॉब्लम वो की वो रहेगी, जो हम करना चाह रहे थे उसमें फेल हो गए। आज देखो RCEP को छोड़ने के बाद में क्या डेवलपमेंट हुए हैं। पेंडेमिक के टाइम पे चाइना ने लगातार अपनी एग्रेशन दिखाना शुरू किया है और साउथ चाइना सी हो, ईस्ट चाइना सी हो, लद्दाख हो, हर एक रीजन में चाइना आज अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो पॉइंट यहाँ आ जाता है कि अब कॉपरेशन आए चाइना के अलावा बचे हुए जितने भी कंट्रीज़ जितने को थ्रेट है चाइना से, चाहे वो सिक्योरिटी पॉइंट हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे डेटा फ्लो हो, या फिर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, या फिर हेल्थ केयर की बात करो, हर एक सेक्टर में चाइना अपने आप में एग्रेसिवली काम करता हुआ दिखाई देता है। तो वहाँ पर सब कंट्रीज़ के मैक्सिमम लाइक माइंडेड कंट्रीज़ जैसे इंडिया, उनके ये चीज़ सेट हो गई है कि अब चाइना को बाईपास करना पड़ेगा। इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट की अगर अपन बात करें तो ये अभी आप देखोगे तो ये फ्रेश करेंसी गेन करने वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके पहले आपने नाम सुना होगा एशिया पैसिफिक या ट्रांस पैसिफिक। तो एशिया पैसिफिक की बात भी करोगे तो इंडिया इंक्लूडेड नहीं था, ट्रांस पैसिफिक था तो भी इंडिया इंक्लूड नहीं था। वर्ल्ड वॉर्स के बाद में ये चीज़ ज़्यादा उभर के आई थी। इसमें ज़्यादा कौन डोमिनेट करते थे एशिया पैसिफिक या ट्रांस पैसिफिक में, ईस्ट या साउथ ईस्ट एशिया। अब इंडो पैसिफिक की जब से बात आई है ना, तब से इंडिया का रोल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जब से आया है, रही सही में चाइना ने जो डेट ट्रैप पॉलिसी, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में जैसे हम्बनतोता पोर्ट ऑफ श्रीलंका, इसके अलावा म्यांमार में भी वो पोर्ट डेवलप कर रहा है। इधर देख लो ग्वादर पोर्ट का कर लो, और मुझे कल पता पड़ा, बातें कर रहे थे हम लोग, तो पाकिस्तान की नेवी का जो फ्लैग है वहाँ पर चाइनीज सिंबल भी आना शुरू हो गया है, समझ रहे हो। और वहाँ पर आप देख रहे हो पाकिस्तान में ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं रोड पे उतर गई हैं कि मिलिट्री और जो रूलिंग पार्टी है पाकिस्तान की वो पाकिस्तान को बेचने पे लगी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बना रहा है कि जहाँ पर नियो कॉलोनियलिज्म कि जिस तरीके से ब्रिटिश या फिर जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी एम्पायर बनाई थी, कॉलोनाइजेशन किया था, वो चीज़ें अब चाइना नए तरीके से कर रहा है। तो इस चीज़ के लिए अब कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक अवेयरनेस आ रही है अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कि अभी ये क्या हो रहा है नया काम। तो बीजिंग का जो व्यू है ना इंडो पैसिफिक टर्म के ऊपर, वो सीधा सा ये है कि वो BRI के लिए थ्रेट है। और इसको आप देख सकते हो कि आप चाइना की तरफ से देखो तो एक वी की करके एक कैलकुलस लगाता है चाइना, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं नेटवर्क्स एंड कनेक्शंस, ठीक है। नेटवर्क्स की बात हो रही है तो ये नेटवर्क ऐसा बन रहा है जो चाइना को चारों तरफ से एनसर्कल कर रहा है। तो इस चीज़ के हिसाब से चाइना के लिए कहीं ना कहीं ये जो क्वाड है ये थ्रेट तो है ही, इसमें डाउट नहीं, और चाइना इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता है। और ये चीज़ आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि मलेशिया में जब चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वेंग यी आए थे तो उन्होंने क्वाड को क्रिटिसाइज़ किया और ये कहा कि ये तो वॉशिंगटन का एक ऐसा एम है कि किसी भी तरीके से इंडो पैसिफिक नेटो बनाया जाए और चाइना को कंटेन किया जाए, ठीक है। अब आप देखोगे चाइना ने ये चीज़ बिल्कुल, ये तो कही है कि थ्रेट है, बट ये नहीं कहा है कि क्वाड जो है वो ओशन में कोई या सी में कोई फोम है या फिर हेडलिंग ग्रैबल है या फिर जल्दी से ये डिसिपेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये लंबे समय तक चलने वाला खेल है जिसमें क्वाड जो है वो लंबे टाइम तक चलेगा। जब तक चाइना स्ट्रॉन्ग है तब तक इसकी रेलेवेंस बनी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि चाइना से हम एक चीज़ एक्सपेक्ट करें कि जैसे जैसे क्वाड वीकन हो
फॉर एग्जाम्पल कि किस तरीके से क्वाड वीक हो सकता है उसकी तरफ चाइना कोशिश करे। जैसे कि जापान और ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि इंडिया ने तो देखो धीरे धीरे अपनी तरफ से थोड़ा साइड करना शुरू कर दिया, चाहे एप्लीकेशन बेस्ड हो, इन्वेस्टमेंट हो, या चाइना से जो भी इंपोर्ट हो रहे हो प्रोडक्ट। आपको पता होगा इंपोर्ट के लिए ओरिजिन का एक कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट चलता है कि कौन से कंट्री से ओरिजिन होकर के आया है ये प्रोडक्ट, तभी यहाँ पर इंपोर्ट होगा इंडिया में, ठीक है। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया अभी भी क्वाड में से दो ऐसे मेंबर हैं जिनकी इकोनॉमीज अभी भी चाइना पे हाईली डिपेंडेंट है। तो इनको कहीं ना कहीं चाइना अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। बट आप देखो जापान अब धीरे धीरे डीकपलिंग कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया की भी एंडिवर बिल्कुल साफ साफ क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है कि अब वो धीरे धीरे चाइना से जो भी इन्वेस्टमेंट आए उसको स्क्रूटनाइज करने की बात कर रहा है, और दूसरा चाइनीज इन्वेस्टमेंट को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख सकते हो यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर है, इंडिया और चाइना के बीच में ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जापान डीकपलिंग शुरू कर चुका है, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर चाइनीज़ कंपनी कर रही है तो उनको स्क्रूटनाइज कर रहा है। स्क्रूटनाइज करने का मतलब टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाने की बात। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं ये कहीं ना कहीं इन चाइनीज़ इस पूरे एजेंडा को कंट्रोल करने के लिए रेडी हैं और इसके लिए काम भी कर चुके हैं। अभी आपको पता है शिंजो अबे ने प्राइम मिनिस्टरशिप से रिज़ाइन कर दिया, तो अभी वहाँ पर गवर्नमेंट चल रही है योशिहिदा सुगा गवर्नमेंट। तो वो भी अभी कंटिन्यू ही करेंगे प्राइम मिनिस्टर अबे का जो प्रोविज़न, और प्राइम मिनिस्टर अबे ने ही क्वाड के बारे में 2007 में आइडिया दिया था अगर आपको ध्यान हो। और जब तक इलेक्शन 2021 के होंगे जापान में तब तक ये फिलॉसफी कंटिन्यू रहेगी। रही सही में आप आसियान कंट्रीज़ की बात करो तो वियतनाम और फिलीपींस ये तो ऑलरेडी चाइना से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और धीरे धीरे अब थाईलैंड और इंडोनेशिया, थाईलैंड का जैसे मैंने कल एक्सप्लेन पेज में बताया था डेमोक्रेसी की डिमांड होने लग गई है वहाँ पे, ठीक है। और थाईलैंड में भी कहीं ना कहीं एक वेव आ गई है कि भाई अब चाइना से दूर हो जाओ। और इंडोनेशिया, अब वहाँ पर आप देखोगे तो साउथ चाइना सी जो है वहाँ पर जो पार्सेल स्पार्टले आइलैंड, ये आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं चाइना ने, तो उसकी वजह से इन लोगों को भी परेशानी हो रही है कि हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में भी चाइना अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाह रहा है। तो आप देख सकते हो कि आसियान कंट्रीज़ भी कहीं ना कहीं चाइना से नाराज़ हैं, वो भी चाइना की ये जो रोबस्ट पॉलिसी आ रही है ना कि हर जगह पे एग्रेशन दिखाना, उससे दूर होना चाह रहे हैं, अपने आप को एम्पावर करना चाह रहे हैं। अगर अपन देखें इंडिया की तरफ तो इंडिया पहले इकलौता ऐसा देश था जिसने चाइना के BRI को ऑब्जेक्ट किया। अब धीरे धीरे चाइना के खुद के मंसूबे बाहर निकल के आ रहे हैं, तो अब थ्रू आउट वर्ल्ड बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं जो राइज हो रही हैं, जो एस्पायर करती हैं खुद की इंडिपेंडेंस को, वो सब ऑब्जेक्ट कर रही हैं। RCEP से इंडिया बाहर हुआ ये मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले तो ये कहा था कि बहुत ही गलत है, बट आज देखो चाइना सेंट्रिक सप्लाई चेन को हमने इग्नोर कर दिया RCEP को इग्नोर करते ही। अब आप देखो कि RCEP के बाद में चाइना से तो इस RCEP के तो बाहर निकल गए, बट अब इंडिया अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन में कैसे रेलेवेंस बनाए रखे उसके लिए देखो एक RSCI इनिशिएटिव शुरू किया गया है जिसका नाम है रेजिलिएंट सप्लाई चेन इनिशिएटिव। आप ये लिख लो, जो कि इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर शुरू किया है, जिसमें जैसे कि सेमीकंडक्टर्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, टेलीकम्युनिकेशन, इन सेक्टर में ये कोऑपरेट करेंगे। तो धीरे धीरे हो गया ना जियो इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी यहाँ पे, ये चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला था। चाइना हमेशा से एम्बिशियस है और अभी भी कंसिस्टेंटली अपनी एम्बिशंस को पूरा करना चाह रहा है, और उसके बेसिस पे क्या कहता है कि भाई यूएसए को कैसे भी करके इस रीजन से बाहर निकालो। अब यहाँ पर रियलिटी कुछ और ही राइटर बता रहे हैं जो कि हमें भी समझने की ज़रूरत है कि आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अब तक अगर चाइना के नियर बाई रीजन्स में अगर शांति है ना, तो उसकी वजह है यूएसए की प्रेजेंस, क्योंकि यूएस, फ्रांस और ब्रिटेन, इन्होंने हमेशा इस चाइना से एसोसिएटेड रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इस रीजन में स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी का कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएसए ही है। कैसे? आज अगर जापान में यूएसए की प्रेजेंस नहीं होती, 2 न्यूक्लियर बॉम्ब डाले थे यूएसए ने जापान पे, तो यूएसए ने ये कहा था कि भाई अब आप अपनी मिलिट्री को ज़्यादा एम्पावर मत करो, हम आपकी सिक्योरिटी की गारंटी लेते हैं। तो उस बेसिस पे जापान ने ज़्यादा अपने आप की मिलिट्री नहीं बढ़ाई ना, तो शांति चाइना के लिए हुई कि नहीं, यूएसए ने गारंटी ली तो। दूसरा आप बात करो, ताइवान स्ट्रेट में चाइना लगातार अपनी दादागिरी दिखाता रहता है, तो ताइवान कहीं ना कहीं अपने आप को ज़्यादा असर्ट नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या थी? यूएसए की प्रेजेंस।
कोरियन पेनिनसुला में शांति है, उसकी वजह क्या है आपको पता है? यूएसए की प्रेजेंस। और आयरनी ये है कि चाइना जो है, जो इस पूरी पीस प्रोसेस का, स्टेबिलिटी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला कंट्री है, उसने अभी तक भी इस चीज़ के बारे में सोचना शुरू नहीं किया या फिर उसको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, अब चाइना अगर वहाँ से, यूएसए अगर चाइना वाले रीजन से ही, जिसको अपन ट्रांस पैसिफिक वाला रीजन बोलते हैं, वहाँ से विड्रॉ करता है, रिसीड करता है, तो वहाँ पर चाइना बिल्कुल एक्सपोज हो जाएगा। जापान और चाइना की बिल्कुल नहीं बनती है, साउथ कोरिया चाइना की बिल्कुल नहीं बनती है, क्योंकि चाइना सपोर्ट करता है नॉर्थ कोरिया को। तो ऐसे करके इस रीजन में तो इंस्टेबिलिटी आई है, जबकि चाइना क्या चाह रहा है? यूएसए को यहाँ से निकालना चाह रहा है। तो ये तो चाइना के लिए एक आत्मघाती गोल कह सकते हैं अपन। ठीक है, साउथ चाइना सी देखो, ईस्ट चाइना सी देखो, वहाँ पर अपने हिसाब से आइलैंड बना ली, टेरिटरी को क्लेम करना शुरू कर दिया, ओशन स्पेस को मिलिटराइज कर दिया। और चाइना देखो आप खुद एक यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन लॉज ऑन सीज है, उसका मेंबर है। वहाँ पर जब फिलीपींस ने अपनी एक कंप्लेन रजिस्टर करवाई कि भाई चाइना जो है वो साउथ चाइना सी में वहाँ पर एग्रेशन दिखा रहा है, और यूएन क्लॉज ने अपना खुद का एक वर्डिक्ट दिया कि चाइना का साउथ चाइना सी पर इकलौता अकेले का अधिकार नहीं है। जिस तरीके से कानून चल रहे हैं उसी हिसाब से चाइना का रूल चलेगा, ऐसा नहीं। वहाँ पर सारे जो कितनी कंट्रीज हैं, आसियान कंट्रीज हैं, उनका भी वहाँ पर उतना ही रोल है, उतना ही उनकी स्पेस है जितना चाइना का है। बट इस चीज़ को चाइना ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, ये कह के कि हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे पास में साउथ चाइना सी पे तो हमारा था। अरे भैया, आप इस तरीके से इंस्टेबिलिटी लेकर के आओगे तो कैसे आप प्रॉस्पर हो पाओगे? इसी तरीके से आसियान कंसेंसस जो हुआ, सारे कंट्रीज़ मिलकर के अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई इन लोगों ने, वहाँ पर भी चाइना ने अपने अड़ंगे लगाने शुरू कर दिए कि जहाँ पर उसके खुद के जो गुर्गे थे, जैसे लाओस है, ठीक है, लाओस चाइना की बात बोलता है, एग्जैक्टली चाइना जो चाहता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो चाइना जहाँ जहाँ पर भी अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर चुका है इकोनॉमिकली, उन कंट्रीज़ का यूज़ करता है और डिस्ट्रप्शन लेकर के आता है दूसरे रीजन्स में। जैसे कि साउथ एशिया की बात करें तो अभी यूज़ किसको करता है? पाकिस्तान को रिपीटेडली यूज़ करता रहता है। अब पाकिस्तान की खुद की इकोनॉमी डामाडोल चल रही है, वहाँ पर अगर पाकिस्तान इंडिया को परेशान कर रहा है, कहीं ना कहीं अड़ंगे लगा रहा है, तो उसमें डेफिनेटली चाइना की बैकिंग है, इसलिए कर रहा है। तो आप देखो चाइना अपनी हर जगह पे, हर एक रीजन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। यूएसए की पोजीशन देखिए अगर साउथ चाइना सी में, तो आपको एक चीज़ बता दें कि यूएसए पहले तो अपनी खुद की प्रेजेंस को करना चाह रहा था स्ट्रॉन्ग, बट अब साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूटेंट पार्टीज है, जैसे कि वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, उनको एम्पावर कर रहा है। अब यूएसए खुद नहीं आ रहा है, क्योंकि पता पड़ गया कि यहाँ पर अगर रीजनल, जैसे कि अफगानिस्तान की पॉइंट की बात आती है ना कि इंडिया को कैसे रोल प्ले करना चाहिए, तो पॉलिटिशियंस क्या बोलते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, कि भाई वहाँ पर हमें हमारे फुट्स नहीं उतारने चाहिए, हमारे सोल्जर्स को नहीं उतारना चाहिए, बजाय इसके कि हमें अफगानिस्तान के जो यूथ है ना, उन्हीं को ट्रेन करके, उन्हीं को मिलिट्री में ज्वाइन करा के अफगानिस्तान की मिलिट्री को एम्पावर करना चाहिए, जिससे कि वो लोकल इश्यूज़ को अपने हिसाब से टैकल कर सके। ठीक है, एग्जैक्टली यूएसए ने अब ये पॉलिसी अपना ली है साउथ चाइना सी के रीजन में कि भाई फिलीपींस जैसे जो कंट्रीज़ है, वियतनाम जैसे जो कंट्रीज़ हैं, उन्हीं को क्यों ना एम्पावर किया जाए, फिर वो अपने हिसाब से अपने रीजनल इश्यूज़ को टैकल कर लें, क्योंकि चाइना तो रूटीनली कहीं ना कहीं परेशान करता रहता है। ऐसे ही आप देखो इंडियन ओशियन वाले रीजन में चाइना जो है एक क्लॉक का मतलब एक पूरा रेवड़ सा लेकर के आता है एंटी पायरेसी के बेसिस पे कि भाई हमारा ये जहाज़ है, इसको कोई लूट ना ले सोमालिया की तरफ से, इसलिए हम यहाँ पर नेवी के शिप्स इसके चारों तरफ लेकर के आते हैं। पर होता क्या है, ये अपने आप में एक क्वाज़ाई परमानेंट प्रेजेंस है कि इंडियन ओशन में चाइना अपनी प्रेजेंस को कहीं ना कहीं बनाए रखना चाह रहा है। रही सही में आपको पता है पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप कर दिया है सीपीईसी के अंडर में, और जिबूती में भी अपना खुद का एक नेवल बेस बना लिया है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो, चाहे साउथ एशिया की बात करें या गल्फ रीजन की बात करें या फिर अफ्रीकन लिटोरल्स की बात करें, वहाँ पर चाइना अपनी प्रेजेंस को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो उस केस में इंडो पैसिफिक या फिर जो आप अभी बात कर रहे हैं क्वाड ग्रुप, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चाइना का हमेशा से एक एटीट्यूड क्या रहा है, क्योंकि चाइना में जब से कम्युनिस्ट पार्टी का रूल आया ना, तब से ये बिहेवियर चेंज हुआ है 1947 के बाद में, 48, 47, 49 लगभग। तो नॉर्दर्न जो रीजन है, नॉर्दर्न बॉर्डरलैंड जो है चाइना की, वहाँ पर जो बारबेरियन डीलिंग करनी पड़ी थी शियांगूज से, ठीक है, तो वहाँ पर चाइना ने एक ही चीज़ बोली थी कि भाई कैसे भी करके हमारी पेरिफेरी को वीकन करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनको सबको टैकल कर देंगे। कहने का मतलब जो स्ट्रेटेजी चाइना अपने हिसाब से अब लगा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड, अलग अलग रीजन्स में
चाहे ईस्ट चाइना सी हो, साउथ चाइना सी हो, चाहे लद्दाख रीजन हो, एग्जैक्टली वो ही पेरीफेरी वाला कॉन्सेप्ट उसने पहले भी लगाया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हो कि चाइना का काम करने का तरीका कभी बदला नहीं है, बस वही चीज़ है, धीरे धीरे वही मुझे कैबेज पॉलिसी कि जिस तरीके से आप एक एक लेयर खोलते जाते हो और अपना काम आगे बढ़ाते जाते हो, ठीक है, वो चीज़ होती है। तो क्वेड जो है ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ग्रुप है और क्वेड की तरफ से एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न क्या निकल के आ रहा है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की, जहाँ पर सारे कंट्रीज़ को फ्लॉरिश होने का पूरा राइट है। इसी विजन के साथ काम करता है, सारे कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ ट्रेड करें फ्रीली, अपनी खुद के प्लस एंड प्रोज एंड कॉन्स को देख करके फिर आगे बढ़े। बट पॉइंट यहाँ पर है, ज़रूरत किस चीज़ की है कि एक डेफिनेट ब्लूप्रिंट बने जिससे कि इस ग्रुप का मीनिंगफुल इम्पैक्ट आए। स्क्रूटिनी प्रॉपर होनी चाहिए, तब जा करके प्रॉपर काम हो जाएगा। इसी तरीके से डेवलपमेंटल एजेंडा भी होना चाहिए इस ग्रुप का, वो आगे धीरे धीरे होगा। कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक नीड्स, ये सारी एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट करते हुए अगर ये कंट्रीज आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली अल्टरनेटिव निकल के आएगा। ठीक है, चाइना चाहे कितना ही कुछ कर ले, इसके लिए ऑप्शन ज़रूर तैयार हो जाएगा। और आपको भी पता है कि जब कोई भी कंट्री हमेशा से एग्रेशन दिखाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर अलायंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके आते हैं। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख लो, कोल्ड वॉर देख लो, यूएसएसआर अपने आप में अकेला चल रहा था, उसने भी अलायंस बनाने की कोशिश की, बट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जहाँ पर अधिकारों की बात आ जाती है और दूसरे देशों को भी आप इक्वली ट्रीट करते हो, वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। यूएसए कहीं ना कहीं इसी वजह से सक्सेसफुल रहा। दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर सेकंड में देखो, जापान भी चाहता था कि पूरी दुनिया को जीतूं, इधर देखोगे जर्मनी भी चाहता था, इटली भी चाहता था। इनके बीच में कोई अलायंस तो था नहीं, बस आइडियोलॉजी इनकी मैच कर रही थी, इसलिए इनको क्या बोल दिया, एक्सिस। और उधर जो पूरे अलायंस थे उन लोगों को फ्रीडम डिफेंड करनी थी ना, तो सब लोग फ्रीली अपने हिसाब से पार्टिसिपेट कर रहे थे। रिजल्ट क्या निकला, इन तीनों कंट्रीज़ का कोलैप्स होना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो चाइना कहीं ना कहीं उसी लाइन पे चल रहा है जिस लाइन पे हम देख पा रहे हैं कि प्रीवियसली कौन से जो डिक्टेटर्स चले थे। 2+2 फॉर्मेट की बात अपन ऑलरेडी कर ही चुके हैं कि जो मीटिंग होने वाली है उसमें और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। 2+2 में कौन कौन से मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते हैं, और उनके काउंटर पार्ट इंडिया, और इंडिया के साथ में अभी जैसे यूएसए किया तो यूएसए के काउंटर पार्ट्स आ जाएंगे, ऐसे फिर बातचीत होगी। तो क्वेड अपने आप में बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रेटर्निटी वर्ड है प्रीएम्बल में, उसका क्या रेलेवेंस है, उसको लेकर के अभी क्या है, 2 महीने पहले हर्ष मंदेर ने एक आर्टिकल लिखा था इंडियन फोरम में, और उस पर क्वेश्चन उठाया कि फ्रेटर्निटी वर्ड जो है ना प्रीएम्बल में, अब उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं हटाने की ज़रूरत आ चुकी है। तो राइटर जो हैं वो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि फ्रेटर्निटी वर्ड आया कहाँ से, देखो 1931 का जो कराची सेशन हुआ था उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मेन लीडिंग फोर्स था उस टाइम पे हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, उनकी उस मीटिंग में मेन जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी लीडरशिप में पूरी बातचीत हुई थी और ये फाइनलाइज किया गया था कि फंडामेंटल राइट्स जैसे कि फ्रीडम ऑफ द एसोसिएशन एंड कॉम्बिनेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, ये सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं हम आने वाले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा फ्यूचर का उसमें डालेंगे। इसके अलावा वहाँ पर आप देखोगे रिलीजन, कास्ट, क्रीड, इनके बेस्ड पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये प्रोविज़न भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में डालेंगे। इसके अलावा कोई भी ट्रेड करना चाहे, कोई भी अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना चाहे तो वहाँ पर उसको ये ना सोचना पड़े कि मेरा सेक्स क्या है, मैं कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, समझ गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बातचीत होनी शुरू हो जाती है। आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ भी ली होगी अब तक, तो उसमें आती है ये चीज़। तो आप देखोगे कि वहाँ पर कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया तो वो ही नहीं थे, उसके अलावा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी के अलावा वहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थी, जैसे कि अब्दुल गफ्फार खां हो गए, अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए, भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु। इनको कराची सेशन के कुछ दिनों पहले ही लाहौर में उनको फांसी की सज़ा दी गई थी, ठीक है। तो वहाँ पर भी इनके भी आइडियाज़ इंक्लूडेड थे, क्योंकि भगत सिंह के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये सोशलिस्ट थे, ये समाज में हार्मनी चाहते थे। इसी बात को लेकर के जहाँ भगत सिंह ने
लाला लाजपत राय को भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में डाल दिया था, क्योंकि वो थोड़े से एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले गए थे मदन मोहन मालवीय के साथ में ज्वाइन करके। तो आप देख सकते हो कि हर एक लीडर का आइडिया वहाँ पर था, इंक्लूडिंग सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि वो भी कराची सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली पर्सनैलिटीज़ में से एक थे। तो कहने का मतलब है कि जहाँ तक है फंडामेंटल राइट्स के प्रोविज़न, जो कि फ्रेटर्निटी को एम्पावर करने की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर अपन बात करें तो ये जो कराची का रेजोल्यूशन था, इसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं, और ये लगातार फिर बाद में जैसे जैसे हमें इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ते गए वैसे वैसे और ज़्यादा मुखर होके आता गया। अंबेडकर जी ने भी 1936 में एनिलेशन ऑफ कास्ट, इसमें अपनी बात लिखी थी। एक टेक्स्ट था कि भाई अगर आपसे कोई पूछे कि कैसी एक आइडियल सोसाइटी होनी चाहिए आपके हिसाब से, तो आप क्या जवाब दोगे? तो अंबेडकर जी ने कहा कि अगर ये सवाल मेरे से ही कोई पूछे ना, तो मैं आइडियल सोसाइटी उसको बोलूँगा जहाँ पर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी तीनों चीज़ें चलती हों साथ साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेटर्निटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अंबेडकर जी ने फ्रेटर्निटी को ये कहा था कि कैसे भी करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आनी चाहिए, और कॉन्वर्सेशन में ये लगातार बनती रही। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद में, इनके 1936 का जो टेक्स्ट था ना, इसके बाद में फ्रेटर्निटी एक कॉमन वर्ड बन चुका था। आज अगर फिर उसके बाद में आगे अगर टाइम की बात करें, टाइमलाइन की, तो जब हम इंडिपेंडेंट होने वाले थे उसके 7 महीने पहले जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पारित किया गया था, ठीक है, नवंबर 1946 में, तो उस टाइम पे बिल्कुल क्लियर कहा गया था कि ऑल द पीपल ऑफ इंडिया शैल बी गारंटीड सिक्योर्ड सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि हमारी प्रीएम्बल में है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी कहीं ना कहीं आइडिया प्रीएम्बल में आप देखते हो, और फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन, ये आप सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट और प्रीएम्बल में ऐसे कैसे पढ़ते हो। तो इनके प्रोविजंस हमारे ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था, बट यहां पर एक चीज बिल्कुल क्लियर थी कि फ्रेटर्निटी वर्ड यूज नहीं किया गया था। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रीएम्बल में भी आप देखते हो फ्रेटर्निटी वर्ड को शुरुआत में ऐड भी नहीं किया जा सकता। अब आप देखोगे आगे 2 वीक बाद की बात करें, इंडिपेंडेंस के 2 वीक बाद की बात, जब 29 अगस्त 1947 जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी को एस्टैब्लिश कर दिया गया, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आपको पता है डॉक्टर अंबेडकर खुद थे। इसके बाद में इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने पूरा जो ड्राफ्ट बनाया, एक पूरा जो कच्चा चिट्ठा तैयार किया, उसी के बेसिस पे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फिर डिबेट होना शुरू हुए, और डिबेट जब हो रहा था तो उस टाइम पर भी रिपीटेडली फ्रेटर्निटी की बात होती रही थी। आपको पता है महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था, और उसके बाद में 6 फरवरी 1948 को फिर डिस्कशन शुरू होता है, तो वहाँ पर भी फ्रेटर्निटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसका इंक्लूजन होना, क्योंकि महात्मा गांधी का भी जो किलिंग हुई थी वो फ्रेटर्निटी के अगेंस्ट जाने वाले लोगों की वजह से ही तो हुई थी। तो महात्मा गांधी जो चाह रहे थे कि सोसाइटी में एक कनेक्शन होना चाहिए, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रेटर्निटी वर्ड के थ्रू अगर एसोसिएट कर दिया जाता तो। समझ गए? तो इस तरीके से फ्रेटर्निटी हमेशा से रेलेवेंट रही है। इसी तरीके से अंबेडकर जी ने, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने जब अपना पूरा एड्रेस दिया, जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, उनको एड्रेस करते हुए भी कहा था कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने फ्रेटर्निटी से रिलेटेड एक प्रोविज़न एसोसिएट किया गया है, जो कि प्रीएम्बल में हम डालेंगे। इससे क्या होगा कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो कमी रह गई थी, वो कमी हम पूरी कर सके। तो कमेटी ने ये चीज़ सोची कि अगर फ्रेटर्निटी को हम डालेंगे तो इंडिया में एक गुडविल आएगी, और इससे ज़्यादा ग्रेटर क्या चीज़ होगी, जहाँ पर आज के टाइम पे सब लोग एक साथ मिलकर के इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं। तो इससे बढ़िया क्या समय होगा जब हम प्रीएम्बल में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेटर्निटी वर्ड को ऐड ना करें। तो आप देख सकते हो फ्रेटर्निटी लगातार कहीं ना कहीं एक एवोल्यूशन के बेसिस पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती रही है। तो फ्रेटर्निटी आप देखोगे, इसको आप देख सकते हो कि गांधी जी का जो इंटरप्रिटेशन था, गांधी जी जो चाह रहे थे, उनके मरने के बाद में, मतलब पॉस्थुमसली भी आप देखो तो गांधी जी की रेलेवेंस फ्रेटर्निटी के थ्रू हम देख सकते हैं।
तो आप देखोगे नियरली 2 साल बाद में लगभग 25 नवंबर 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर से मिली तो अंबेडकर जी ने कहा कि बिना फ्रेटर्निटी के इक्वालिटी और लिबर्टी है ना, वो केवल और केवल एक यूं रहेंगे कि मकान के ऊपर आपने पेंट की कोटिंग चढ़ा दी, डेप्थ नहीं आएगा। इन डेप्थ आप इक्वालिटी और लिबर्टी नहीं ला पाओगे, फ्रेटर्निटी तो आपको लानी ही पड़ेगी। और फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी, ये ट्रिनिटी के बारे में अंबेडकर जी ने जितना डिटेल दिया है वो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो एनसीईआरटी की बुक है 11th की, वो पढ़ोगे, वहाँ पर बहुत अच्छे से ये क्लियर किया हुआ है। ठीक है, और इस ट्रिनिटी के ऊपर प्रीलिम्स में 2 से 3 क्वेश्चन आ भी चुके हैं पिछले 3-4 एग्जाम्स में। ठीक है, तो देख लेना आप लोग। तो यहाँ पर राइटर लास्ट में बोलते हैं कि भाई फ्रेटर्निटी वर्ड है ना, वो माना कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स पे मत जाओ आप। पर राइटर ये जो मंदिर हैं जिन्होंने अपनी बात लिखी, शुरुआत जिससे होती है शुरुआत आर्टिकल की, उन्होंने बोला कि फ्रेटर्निटी की तरह की जगह बंधुता लिख दो। अब बंधुता में तो बंधु मतलब मेल, ये तो मेल सेंटर्ड हो गया। फ्रेटर्निटी इज़ ओके, इसको आप हटाओ मत। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरा कोर्स हमने देखा कि किस तरीके से फ्रेटर्निटी को ऐड करने की बात हुई थी। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है नो सॉफ्टवेयर फॉर जस्टिस। इसमें से थोड़ा सा ये अपनी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं जया जेटली जी, बट हाँ आर्टिकल बहुत अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस लॉ एंड जस्टिस, इनकी एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली और इन्होंने रिकमेंड किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल कोर्ट्स को हमें यूज़ करना चाहिए क्योंकि पेंडेमिक का टाइम है, बीमारी फैल सकती है। तो जो चेयरमैन जो हैं इस पार्लियामेंट्री कमेटी के, स्टैंडिंग कमेटी के, उन्होंने ये कहा कि भाई ये वर्चुअल कोर्ट्स हैं, ये डिजिटल जस्टिस को प्रोवाइड करने में बहुत सही रहेंगे और डिजिटल जस्टिस जो रहेगी वो सस्ती भी रहेगी, फास्ट भी रहेगी और लोकल इश्यूज़ को एड्रेस करने में बहुत सही रहेगा। इसके अलावा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकोनॉमिक हैंडलिंग भी बहुत इजी रहेगी, हैंडीकैपिंग नहीं आएगी यहाँ पर कि किसी के पास पैसा नहीं है तो वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है जस्टिस को। इसके अलावा आप देखोगे सेफ्टी भी इंश्योर करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि लोगों की बीमारी ना हो। इसके अलावा आप देखोगे कि स्पीड से एक्सपीडिएट प्रोसेसेस को आप कंसिडर कर पाओगे, स्पीड से काम डिस्पोजल हो पाएंगे केसेस के, सिटीजन फ्रेंडली हो जाएगा, अफोर्डेबल बन जाएगा। कहने का मतलब वही सारी चीज़ें जो नॉर्मली शुरुआत में 2-3 लाइनों में अपन ने डिस्कस कर ली। और इस चीज़ से आप देखोगे तो यहाँ पर आप पूरी बात कर रहे हो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम केसेस को वर्चुअल कोर्ट में लेकर के जाओ। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं आप देखोगे गवर्नमेंट जो है वो लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कहीं ना कहीं गेम चेंजर कंसिडर कर रही है कि जहाँ पर भी पेंडेमिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। अब चाहे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में पेमेंट्स की बात करो जैसे डिमोनेटाइजेशन किया था, या आज वर्चुअल कोर्ट्स की बात कर लो, या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात कर लो। तो राइटर यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 1980 से मैं लगातार, मैं खुद जज तो नहीं हूँ ना कोई वकील हूँ, बट हाँ 180 से ज़्यादा केसेस में मैं 1980 के बाद में जा चुकी हूँ और वहाँ पर जो वाकई में माहौल बनता है, जहाँ पर लोग अपने खुद के इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ पर अगर ओपोजिशन पार्टी कोई गलत स्टेटमेंट दे तो उनको गुस्से में आकर के इमोशन को अपने को एक तरीके से एक्सप्लोर करते हुए सामने वाले को रोकना कि भाई आप गलत बोल रहे हो, वो चीज़ें आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कैसे करोगे, कैसे जस्टिस आप दे पाओगे। ठीक है, तो यहाँ राइटर एक ही चीज़ बोल रहे हैं, उसी चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ वन साइज नेवर फिट्स ऑल, वही बात